हेलो हेलो हेलो। हाँ, चलिए ठीक है। तो स्वागत है आप सभी का स्टूडेंट मैजिक क्लब में। और हम लोग कर रहे हैं साइंस का स्पेशल कथन निष्कर्षण वाला बहुत सारा प्रश्न, और उसी के अंतर्गत बायोलॉजी का कल 100 क्वेश्चन हो गया था 11th क्लास का एनसीईआरटी का। और फिर आज हम लोग 96 क्वेश्चन करेंगे, और फिर नेक्स्ट डे आप लोग का 12th, 2 दिन में 12th का ख़त्म हो जाएगा, इधर 3 दिन में 11th ख़त्म हो गया। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा अंतिम तक, बहुत बढ़िया से देखिएगा। कथन निष्कर्ष वाला पूरा प्रश्न है। और अगर आपके भाई दोस्त यार जो भी अधिनायक अनुदेशक या फिर बिहार पुलिस मद्य निषेध का कर रहे हैं तैयारी, तो उनको आप ज़रूर बोलिए ये सेट मारने के लिए। ये सेट आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में चल रहा है, क्लास में भी चल रहा है और ऑनलाइन में भी चल रहा है। ये नंबर है, नंबर पे आप संपर्क करने के लिए बोल दीजिएगा। अगर नहीं पता चले नहीं तो स्टूडेंट मैजिक क्लब आप क्या करिए, डाउनलोड कर लीजिए, सॉल्यूशन भी साथ में दिया जाता है इसमें। ठीक है, और इसके अलावा आपके भाई बंधु जो भी स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं, बिहार पुलिस से रिगार्ड, बिहार पुलिस नाम क्या है, किसी भी चीज़ के लिए जीके का पढ़ना चाहते हैं तो ये ज़रूर एक बार कहिएगा इनसे जुड़ने के लिए। ये नंबर दिया गया है, ठीक है। स्टूडेंट मैजिक क्लब एप्लीकेशन पे ये सारा मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अब क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। 100 तक हो गया है तो 101 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा रहेगा अजीब अजीब, लेकिन क्वेश्चन करवाया ही जा रहा है अजीब अजीब, ताकि 2-4 क्वेश्चन आपका एक्स्ट्रा वाला मिल जाए। किसी तरह से रटने का भी प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे, थोड़ा बहुत समझने का भी कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन है कि अपचयित अमोनीकरण प्रक्रिया के संबंध में, ठीक है, अपचयित अमोनीकरण प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पे आपको विचार करना है। पहला कथन है कि इस प्रक्रिया में अमोनिया जो है कीटोग्लोटेरिक अम्ल में क्या कीटोग्लोटेरिक अम्ल के साथ क्या करता है, विक्रिया करता है। अपचयित अमोनीकरण, नाम में अमोनी है तो अमोनिया का किसके साथ, कौन से अम्ल के साथ अभिक्रिया होता है, तो कीटोग्लोटेरिक अम्ल सही है। और अमोनिया कीटोग्लोटेरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके ग्लूटेमिक अम्ल बनाता है, ये भी कथन क्या है, सही है। सी नंबर ऑप्शन सही है। कभी भी देखिएगा अगर प्रश्न में दोनों एक जैसा है तो ये बात कन्फर्मेशन के में रखिएगा कि एक वो कथन कोई ना कोई जरूर सही होगा। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है कि दोनों का दोनों सही हो, लेकिन एक कथन जरूर सही होगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण के संदर्भ में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, क्या होगा। 102 नंबर, 102 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए शक्तिशाली अपचयक और एटीपी के रूप में ऊर्जा का अनिवार्यता नहीं है, दे दिया है, जबकि ये क्या है आपका अनिवार्य है। ठीक है, अपचायक और एटीपी ऊर्जा का क्या है, अनिवार्य है, ये कथन गलत हो गया। और नाइट्रोजन स्थिरीकरण सूक्ष्म जीवों के मुख्यतः राइजोबियम से होता है, ये आपको पता होना चाहिए, राइजोबियम से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, तो दूसरा नंबर सही है। स्वपोषी के संबंध में निम्नलिखित कथन पे आपको क्या करना है, विचार करना है। पहला है आपका ये कि स्वपोषी संश्लेषण केवल और केवल किस में पाया जाता है, पौधे में पाए जाते हैं। ठीक है, पौधा प्रकाश संश्लेषण अपना सूर्य से प्रकाश लेता है और अपने आप को पोषित करता है। ठीक है, ये सब लोग जान रहे होंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला कथन क्या है, पहला तो सही है। दूसरा कथन है आपका कि वे सभी जीव जो अपने भोजन के लिए पौधे पर निर्भर रहते हैं स्वपोषी नहीं, क्या कहलाते हैं, वो परपोषी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, परपोषी। तो आपका कौन सा सत्य है, सत्य जो है आपका 1 नंबर, केवल और केवल एक सत्य है। निम्नलिखित कथन पे आपको विचार करना है। जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज किया था 1774 में। ठीक है, जब भी कभी ऐसा खोज वाला आएगा आपके स्टेटमेंट में तो आप यह मान के चलिएगा कि आपका दोनों के दोनों सही होने वाला है। और एंजिलमैन ने प्रिज्म के सहायता से प्रकाश संश्लेषण को पहला सक्रिय स्पेक्ट्रम को दर्शाया था। हालांकि न्यूटन ने सबसे पहले आपका प्रकाश स्पेक्ट्रम को दर्शाया था, लेकिन सक्रिय स्पेक्ट्रम के बारे में किसने दर्शाया था, एंजिलमैन ने। पत्तियों के हरा रंग, पत्तियों के हरा रंग किस वर्णक यानी किस पिगमेंट के कारण दिखाई देता है, ये आपको बताना है। पत्तियों में हरा रंग, तो पत्तियों में हरा रंग आपका क्लोरोफिल भी रहता है, ठीक है, जैंथोफिल भी रहता है और कैरेटिनॉइड्स भी रहता है। तो उपयुक्त में से सभी क्या हो जाएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा। 106 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर 100 क्वेश्चन करवा दिया गया। आज इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम पे चला जाएगा पूरा लिखा हुआ। निम्नलिखित कथन पे आपको विचार करना है। कह रहा है कि सूक्ष्म जीव वैज्ञानिक
वैन एलिन के प्रयोग से बैंगनी और हरे बैक्टीरिया पर क्या है आधारित था। इन्होंने अपने पहले निष्कर्ष के निकाला था कि हरे पौधे द्वारा लिया गया ऑक्सीजन H2O से आती है, यानी जल से आती है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों आपका कथन क्या है, सही है। सूक्ष्म जीव वैज्ञानिक कार्नेलिया वैन नील का प्रयोग से क्या हुआ था, सबसे पहले बैंगनी और हरे रंग के बैक्टीरिया को डिसाइड किया गया था। ठीक है, और ऑक्सीजन आता कहाँ से है, जल से। चक्रीय फॉस्फोग्लिसरीन के संबंध में निम्नलिखित कथन पे आपको क्या करना है, विचार करना है। 107 नंबर। तो इसमें जो है आपका चक्रीय फॉस्फोग्लिसरीन नहीं है, फॉस्फोरिलीकरण है। तो इसमें आपका है ऑक्सीजन मुक्त नहीं होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। ध्यान रखिएगा, पहला गलत है। यह प्रक्रिया मुख्यतः प्रकाश संश्लेषित जीवाणुओं में होता है। ये क्या है आपका दूसरा नंबर सही है। पहला गलत है, दूसरा सही। प्रकाश अभिक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथन पर क्या करना है, आपको विचार करना है, कौन सा सही है। अभी प्रकाश संश्लेषण का पूरा चल रहा है। ठीक है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, ये नहीं समझना है कि अजीबोगरीब टाइप क्वेश्चन है। बहुत सारा कमेंट आता है अजीबोगरीब वाला। तो नेक्स्ट है आपका कथन पर विचार करिए प्रकाश संश्लेषण के बारे में। तो ये है आपका कि प्रकाश अभिक्रिया में प्रकाश अवशोषण, जल का विघटन, ऑक्सीजन निष्कर्षण तथा उच्च ऊर्जा रसायन माध्यमिकों जैसे एटीपी और एनडीपीएच का क्या करता है, शामिल होता है। ये बात सही है, प्रकाश अभिक्रिया में ये सब शामिल रहता है। इस प्रक्रिया में अनेक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स क्या रहते हैं, सम्मिलित रहते हैं। तो ये दोनों के दोनों आपका कथन क्या है, सही है। चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन कब होता है, चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन कब होता है, जब तरंग दैर्घ्य की सीमा जो है 680 नैनोमीटर से क्या होता है, अधिक होता है। जब प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की सीमा 680 नैनोमीटर से अधिक होता है तो क्या होता है, चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन बनता है। फॉस्फोरिलेशन 680। कैल्विन चक्र कितने होते हैं, तो कैल्विन चक्र कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कार्बोक्सिलेशन, अवकरण और पुनर्विभेदन। ठीक है, क्या है, कार्बोक्सिलेशन, इसके बाद है पुनर्विभेदन, और एक है आपका अवकरण। क्या है, अवकरण। ठीक है, तो 3 तरह के कैल्विन चक्र होता है, ध्यान रखिएगा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारकों के संबंध में निम्नलिखित पे आपको क्या करना है, विचार करना है, कौन सा सही है। तो वायुमंडल में CO2 की सांद्रता 0.05% से अधिक होने पर प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया प्रभावित होती है, सही है। एक सीमा के बाद आपतित प्रकाश क्लोरोफिल के विघटन के कारण होता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण के दर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, ये भी बात क्या है आपका सही है। बढ़िया से सब पढ़िएगा, इसका PDF डाल दिया जाएगा। ग्लाइकोलिसिस के बारे में आपसे पूछ रहा है क्या होता है, तो ग्लाइकोलिसिस में EMF मार्ग, हाँ EMF मार्ग भी कहा जाता है। ये तीनों वैज्ञानिक का नाम है, इम्बेडेन और मेयरहाफ है और परनास पाथवे भी इसको बोला जाता है। तो पहला कथन आपका क्या है, सही है। और दूसरा है कि इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन का प्रयोग होता है, तो नहीं, ये आपका क्या है, गलत है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन का प्रयोग नहीं होता है, केवल और केवल एक सही। फिर है ग्लाइकोलिसिस सजीवों में कहाँ संपन्न होता है, ये हमसे पूछ रहा है। ग्लाइकोलिसिस सजीवों में कहाँ संपन्न होता है, तो ग्लाइकोलिसिस की क्रिया कहाँ संपन्न होता है, तो ये होता है आपका कोशिका द्रव में। कहाँ होता है, कोशिका द्रव में होता है। कहाँ होता है, कोशिका द्रव में होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कराई इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पे आपको क्या करना है, विचार करना है। इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र पे क्या करना है, विचार करना है। पहला है कि यह उपापचयी पाथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन एक वाहक से अन्य वाहक की ओर गुजरता है, सही है। EMF ये भी फॉलो करता है, ठीक है, EMF फॉलो करता है, सॉरी EMP फॉलो करता है। इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर क्या करता है, झिल्ली को संपन्न करता है। तो दूसरा कथन आपका, सॉरी दूसरा कथन भी क्या है आपका सही है, और इस अनुसार C नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा 114 का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑक्सीश्वसन के बारे में आपसे पूछ रहा है। ऑक्सीश्वसन के बारे में क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो ऑक्सीश्वसन के बारे में है कि माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाले ऑक्सीश्वसन के दौरान ग्लाइकोलिसिस अंतिम उत्पादक में क्या निकलता है, पाइरूवेट कोशिका
द्रव से माइटोकॉन्ड्रिया में परिवहन किया जाता है, ये बात सही है। और ऑक्सीश्वसन में पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है, ये गलत है, क्योंकि पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है। ठीक है, ये आपका कथन क्या है, गलत है। 1 नंबर आपका सही हो जाएगा। कोशिकीय श्वसन में ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल के बनना क्या कहलाता है? यह आसान सा प्रश्न है, सब लोग जान रहे होंगे। ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्लाइकोलाइसिस। किण्वन यानी फर्मेंटेशन के बारे में आपको बताना है। फर्मेंटेशन के बारे में आपको क्या करना है, बताना है। तो किण्वन फर्मेंटेशन के बारे में कौन सा कथन सही है? तो किण्वन ईस्ट में होता है, ये पता होना चाहिए। किण्वन कहाँ होता है? ईस्ट में होता है। ठीक है, किण्वन ईस्ट द्वारा ग्लूकोज के अनऑक्सी परिस्थितियों में अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ध्यान रखिएगा, इसमें पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता। इससे पहले जो है अनऑक्सी श्वसन में पूर्ण ऑक्सीकरण होता था, सॉरी ऑक्सी श्वसन में पूर्ण, इसमें आपका अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। और दूसरा एंजाइम पायरुविक अम्ल के डीकार्बोजिलेज एंड अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस इस अभिक्रिया में क्या करता है, उत्प्रेरित करता है। थोड़ा है बहुत ज़्यादा अंदर। अब चूंकि एनसीईआरटी है, 2-4 क्वेश्चन के लिए हम लोग कर ही रहे हैं, तो दोनों के दोनों आपको क्या है, सही है। 500 क्वेश्चन को रट्टा मारना है, टेलीग्राम पर पीडीएफ चला जाएगा। बाकी देखते हैं, भगवान करे कुछ क्वेश्चन मिल उल जाए तो अच्छा रहेगा। 2 क्वेश्चन भी मिल जाएगा तो समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा फायदा में रहिएगा। नेक्स्ट, सभी कथन पे आपको क्या करना है, विचार करना है। तो पहला है पौधों में जीवित विभेदन, कोशिकाएं कुछ खास परिस्थिति में विभाजन की क्षमता पुनः प्राप्त कर सकती है, इस क्षमता को निविभेदन कहा जाता है। ये क्या है, सही है। और निविभेदन कोशिकाओं के द्वारा उत्पादित कोशिकाओं के बाद पुनः विभाजन क्षमता क्या करता है, यानी कि निविभेदन के बाद ये पुनः विभाजन नहीं होता है, पुनः विभाजन खो जाता है, इसको हम लोग पुनर्विभेदन कहा जाता है। ये आपका सी नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पौधे में जैसे कपास, धनिया, लार्कस्पर्ग में विभिन्न आकार के पत्तियों में पत्तियों के आकार किशोरावस्था एवं परिपक्व अवस्था में भिन्न होता है। विषम पर्णता का यह दृश्य उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण है आपका प्लास्टिसिटी का उदाहरण है। मन में आप मार भी सकते हैं, थोड़ा सा आप समय भी दे रहे हैं। परिवर्धन यानी डेवलपमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पे आपको क्या करना है, विचार करना है। डेवलपमेंट में निम्नलिखित कथन में क्या करना है, आपको विचार करना है। पहला है परिवर्धन यानी डेवलपमेंट को समानता वृद्धि एवं विभेदन के योग के रूप में जाना जाता है, ये सही है। पौधे में परिवर्धन केवल बाह्य कारकों में होता है, नहीं, बाह्य और आंतरिक दोनों में होता है। और प्रकाश, ताप, जल आदि आंतरिक कारकों के अंतर्गत आते हैं, नहीं, ये किसके कारकों के अंतर्गत आते हैं, बाह्य। तो ये दोनों आपका गलत है। 1 नंबर क्या है आपका, सही है। बैकेन जिसको फुलिस सीडलिंग कहा जाता है, धान के पौधे की बीमारी किसके कारण होता है? तो आपको पता है कि पेड़ पौधा में सबसे ज़्यादा बीमारी किसके कारण होता है, तो कवक के कारण होता है। कवक मारिए, चलिए फंगी। निम्नलिखित में से कृत्रिम ऑक्सीन्स है, कौन सा है? इनमें से कौन सा है जो कृत्रिम ऑक्सीन्स है? ठीक है, कृत्रिम मानव द्वारा बनाया गया ऑक्सीन्स कौन सा है? तो ये इंडोल ब्यूटारिक अम्ल, ये आपका नहीं है, कृत्रिम नहीं है। बाकी नेफ्थलीन और 2,4-डाईऑक्सी फिनॉल लॉलॉक्सी एसिटिक अम्ल, ये क्या है, 2,4-D, ये आपका कृत्रिम ऑक्सीन्स है। ठीक है, इसमें केवल कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथन पे आपको विचार करना है। ऑक्सीन्स तने के कटिंग यानी स्टेम कटिंग के जड़ फुटेज की सहायता से सहायता करते हैं। ऑक्सीन पुष्पन के यानी फ्लावरिंग को घटा देता है, तो ये आपका गलत है। ये पुष्पन को बढ़ाता है। क्या करता है, ये पुष्पन को बढ़ाता है। ये क्या करता है, पुष्पन को बढ़ाता है। ये आपका सही है, ये गलत हो गया। इसका उपयोग मालियों द्वारा लॉन के तैयारी में किया जाता है, ये भी क्या है आपका सही है। यानी 1 और 3 आपका सही है, 2 गलत है। निम्नलिखित में से जिब्रेलिन्स, कौन सा जिब्रेलिन्स सबसे पहले देखा गया था? GA फॉर जिब्रेलिन्स। A3 तीसरे टाइप के वैरायटी को सबसे पहले देखा गया था। ठीक है, जिब्रेलिन्स में सबसे पहले कौन सा वैरायटी देखा गया था? तीसरे टाइप का। एक चीज़ और याद रखिएगा, जिब्रेलिन्स जो होता है वो अम्लीय होता है। क्या होता है, अम्लीय होता है। फलों को पकाने के लिए ये सबको पता होगा। अगर कृत्रिम रूप से पका रहा है तो एथिलीन, सॉरी प्राकृतिक रूप से, अगर यही कृत्रिम रूप से बोलेगा तो क्या हो जाएगा, एसीटिलीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एसीटिलीन। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से दीप्त कालिप्ता यानी फोटो
पीरियोडिज्म के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प कौन सा है? फोटो पीरियोडिज्म के संबंध में सबसे बेस्ट विकल्प कौन सा है, ये हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। बुझाए तो बुझाए, नहीं तो बड़का ऑप्शन हमारे पास है जिंदाबाद। आप बड़ा ऑप्शन के साथ में जा सकते हैं। कराए कुछ पौधे पुष्पन की निर्भरता केवल प्रकाश और अंधकार पर नहीं बल्कि उसके सापेक्षिक अवधि पर भी करता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फोटो पीरियोडिज्म क्या है? तो पुष्पन की निर्भरता केवल प्रकाश और अंधकार पे नहीं सापेक्षिक उसके अवधि पर भी डिपेंड करता है। मुख गुहा यानी माउथ कैविटी के संबंध में निम्नलिखित कथन पर क्या करना है, आपको विचार करना है। ठीक है, तो मुख गुहा एक छोटी ग्रसनी में खुलता है जो केवल भोजन को ही पाते हैं। मुख का गुहा जहाँ पे खुलता है कंठ के पास में, तो यहाँ पे आपको भोजन प्लस में वायु भी आता है। नाक के द्वारा क्या आता है, वायु। तो केवल और केवल भोजन नहीं आता है, गलत है। इसके अंतर्गत जीव जो है स्वतंत्र रूप से घूमने योग्य रहता है। ठीक है, पेशीय अंग है जो फ्रेनुलम द्वार मुख गुहा के आधार से क्या रहता है, जुड़ा रहता है। इसका अंतिम फॉर्म मुख गुहा के आधार से जुड़ा रहता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, मतलब अगले दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है। तीसरा, मुख गुहा के पाचन रासायनिक प्रक्रिया में कार्बोहाइड्रेट को जल अपघटित करने वाले एंजाइम टाइलिन या लार एमाइलेज की सक्रियता के क्या करता है, प्रारंभ करता है। तो ये भी आपका क्या है, सही है। बहुत बढ़िया है। अंदर से बाहर की ओर आपको बताना है, व्यवस्थित करना है। ठीक है, अंदर से बाहर की ओर क्या करना है, आपको व्यवस्थित करना है। यह आहार नाल के दीवार है जो ग्रसिका से कहाँ तक जाता है, मलाशय तक जा रहा है। आहार नाल के दीवार के बारे में क्या है, ये आहार नाल के बारे में है। ठीक है, जो ग्रसिका से कहाँ जा रहा है, गुहा तक पहुँचता है। 4 भाग में है। सबसे पहले कौन होता है, तो आपका म्यूकोसा होता है, फिर सब म्यूकोसा होता है, फिर मस्कुलरिस, और सबसे लास्ट में क्या होता है, सिरोसा। क्या होता है, सिरोसा। यानी बाहर के तरफ, सबसे बाहर के तरफ सिरोसा होता है और सबसे अंदर के तरफ म्यूकोसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत के संबंध में आपको गलत चुनना है। ठीक, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है, सही है। इसका वयस्क मनुष्य का भार, यकृत का भार इतना किलोग्राम नहीं रहता है, लगभग 1.5 kg के आसपास रहता है। 4 से 5 किलो नहीं है। ठीक है, 1.5 किलो के आसपास होता है। ये मेरे ख्याल से सब लोग जान रहे होंगे। ठीक है, तो यही हमारा गलत है। ठीक है, ये तो सही ही था, मतलब बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथन पे आपको क्या करना है, विचार करना है। कह रहा है कि अग्नाशय जो है केवल अंतःस्रावी नहीं, अंतः के साथ में अग्नाशय ही तो है एकलौता जो अंतः एवं बाह्यस्रावी दोनों तरफ के है। अमाशय की पेशीय दीवार, संकुचन दीवार, भोजन अम्लीय जठर रस पूरी तरह मिल जाता है जिसे काइम कहा जाता है, सही है। और पीत वसा इमल्सीकरण में मदद करता है, उसे बहुत छोटे छोटे कण में क्या कर देता है, तोड़ देता है। तो तीसरा नंबर भी आपका सही है। और नवजातों में यानी बच्चा में जठर रस में रेनिन नामक प्रोटीन पाया जाता है जो कैसा है, अपघटनीय एंजाइम है, तोड़ने वाला एंजाइम है। ठीक है, ये भी क्या है, आपका सही है। यानी आपका एक छोड़ के बाकी सब क्या हो गया, सही हो गया। सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना, ये एक आसान सा है। ठीक है, कोई भी 2-3 जानते होंगे तो हो जाएगा। लार में क्या आता है, आपका एमाइलेज रहता है। वसा के पाचन लाइपेज, बिलिरुबिन पीत से निकलता है। और स्टार्च कहाँ, पैराटिड। स्टार्च का जल में अपघटन क्या होता है, पैराटिड ग्रंथियों में। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 1 3 4। क्या हो जाएगा आपका, 2 1 3 4 है ही नहीं ऑप्शन में, 1 2 3 2। अच्छा, स्टार्च का अपघटन एमाइलेज होता है। ठीक है, लार ग्रंथि, देखिए गड़बड़ हो गया। लार ग्रंथि 3 तरह के ग्रंथि होता है उसमें, तो ये आपका उसमें नहीं होगा। हाँ, लार ग्रंथि चला जाएगा एमाइलेज में। ठीक है, लार ग्रंथि कहाँ चला जाएगा, पैराटिड ग्रंथि में। लार ग्रंथि कहाँ चला जाएगा, पैराटिड। माइलेज कौन देगा, स्टार्च खा के। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। मानव दांत आपको सजाने आता है। सबसे पहला नंबर पर इंसीजर, फिर कैनाइन, फिर प्री मोलर और फिर क्या होता है, मोलर होता है। ये आपका 2 जोड़ा में, ये 1 जोड़ा में, ये 2 जोड़ा में और ये 3 जोड़ा में। ये ऊपर है, मतलब एक तरफ 2 दूना 4, 2 2 दूना 4, 3 दूना 6। ये आपका जो है सही है, ये है सूत्र में रहता है।
दूसरा है वसा के डाइग्लिसराइड में टूटना क्या कहलाता है? लाइपेज कहलाता है। लाई में वसा, ठीक है। और पीत वर्णक आपका कौन है? तो बिलुबिरिन पीत वर्णक है। यानी कि हमारा क्या हो जाएगा? तीनों के तीनों ये सही हो जाएगा। सही है। जल एवं अल्कोहल के अवशोषण निम्नलिखित में से कहाँ होता है? जल और अल्कोहल का अवशोषण कहाँ पे होता है? तो कहाँ होता है? अमाशय में, स्टोमैक में होता है। कहाँ पे होता है? स्टोमैक में होता है, ठीक है। मुख से भोजन पचना स्टार्ट होता है, छोटी आंत में पूरा भोजन पचने की क्रिया संपन्न हो जाता है। आगे चलते हैं। पाचन तंत्र में विकार से संबंधित निम्नलिखित युग्म पे आपको क्या करना है? विचार करना है। कौन सा सुमेलित है? ठीक है। तो इसमें पहला है प्रवाहिका। प्रवाहिका यानी आंत के आसपास के गति के बारंबारता और मल का अत्यधिक पतला होना क्या कहलाता है? प्रवाहिका। सही है। पीलिया हमारा यकृत प्रभावित करता है। सही है। कोष्ठबद्ध यानी कब्ज जो है वो अमाशय में नहीं होकर के कब्ज कहाँ पे संपन्न होता है? कब्ज की क्रिया बड़ी आंत में संपन्न होता है। संग्रहित पदार्थों का मुख के बाहर निकलना या क्रिया है नहीं, बड़ी आंत के संग्रहित पदार्थों से मुख के बाहर निकलना क्या कहलाता है? कब्ज। तीसरा हमारा गलत है, ठीक है। 1 और 2 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मरासमस प्रोटीन की कमी से होता है, बच्चा में होता है। निम्नलिखित में से विचार करिए और बताना है आपको कि कौन सही है मरासमस के बारे में, ठीक है। तो पहला है आपका यह केवल प्रोटीन, जहाँ केवल लग जाएगा तो दिक्कत है। केवल प्रोटीन नहीं, इसमें कैलोरीज भी रहता है। तो प्रोटीन और कैलोरी के कमी से क्या होता है? मरासमस। ये गलत है। यह विकार 1 वर्ष से कम उम्र के आयु वाले बच्चे में होता है। सही है। इसका मुख्य कारण क्या है? कम अंतराल में पुनः गर्भाधारण करना, शिशु जन्म देना, ये भी है। और इसकी वृद्धि शारीरिक भार क्या हो जाता है? बहुत अधिक घट जाता है। शरीर बहुत पतला उतला हो जाता है, ठीक है। तो आपका 1 नंबर गलत है और 2, 3, 4 क्या है हम लोगों का? सही है। कहाँ गया? 2, 3, 4 सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 136 क्वायासिकोर, ये भी बच्चे का बीमारी है और प्रोटीन की कमी से ही होता है। कह रहा है कि क्वायासिकोर के बारे में आप बताना है कि गलत कौन है क्वायासिकोर में। तो प्रोटीन के अल्पता से होता है, प्रोटीन की कमी से, ये बात पता है। यह 1 वर्ष से कम आयु के बच्चे जिनका पोषण माँ के दूध द्वारा होता है में होता है, ये शायद आपका क्या है? गलत है, ठीक है। यह 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चे में नहीं बल्कि उससे ज़्यादा में होता है। और इसके बाद मरासमस में हाथ पैर पतला हो जाता है। कैलोरी और प्रोटीन आहार देने से क्या होता है? मिला जुला के सही होता है। तो ये आपका बी नंबर, ठीक है। क्वायासिकोर, मरासमस आपका 1 वर्ष से कम उम्र के, क्वायासिकोर ज़्यादा में होता है। नेक्स्ट है आपका कि मानव श्वसन तंत्र के अंतर्गत ग्रसनी, ठीक है, के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अब फिर आ गया केवल ग्रसनी से केवल वायु मार्ग का होता है? तो नहीं, भोजन भी रहता है। ग्रसनी पिछले टाइम भी पढ़े कि ग्रसनी से भोजन प्लस वायु दोनों जाता है। गलत है। कौन सा गलत चुनना है? तो पहला ही नंबर इसका क्या है? आपका गलत है। आंसर यही हो जाएगा। निम्नलिखित में से श्वसन यानी क्लोम गिल्स के द्वारा होता है, मतलब किसका श्वसन जो है केवल और केवल गिल्स के द्वारा होता है, ठीक है। तो इसमें एक मछली तो है ही, साथ में ऑर्थोपोडा और मोलास्का भी है। सरीसृप और स्तनधारी ये आपका किसके द्वारा होता है? तो फेफड़ा के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? फेफड़ा के द्वारा। तो आपका क्या हो जाएगा? 1 और 3 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1 और 3 क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सही है। निम्नलिखित में से फेफड़ों की रचना कैसी होती है? तो फेफड़ों के रचना में फेफड़ा के रचना में 3 पार्ट आता है। तीनों पार्ट का क्रम से हम लोग याद करेंगे। फेफड़ा में श्वास नली होता है, श्वास नलिकाएं होता है, और उसके बाद क्या होता है? कुपिकाएं होता है, कुपिकाओं होता है। तो ये आपका क्या है? फेफड़ा के रचना के लिए यही तीनों क्या है? उत्तरदायी है। 1 नंबर क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मानव श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित चरण को, स्टेप को उचित क्रम में व्यवस्थित करना है। यानी पहले क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, ठीक है। तो रुधिर और ऊतकों के बीच में ऑक्सीजन और CO2 का विसरण, आगे पढ़ते हैं। यानी रक्त और ऊतक के बीच में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वहन। इसके बाद रुधिर द्वारा गैसों का परिवहन।
इसके बाद कुपिक झिल्लिकाओं के आर पार ऑक्सीजन और CO2 का क्या है, विसरण। तो सबसे पहले कुपिक झिल्ली द्वारा आर पार गैसों और कार्बन डाइऑक्साइड का विसरण होता है। 3 नंबर पहले आता है, ठीक है, मतलब स्टेप में देखा जाए तो 3 सबसे लास्ट में। इसके बाद जो आता है आपका रुधिर द्वारा गैसों का परिवहन होता है, और अंतिम में क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर और किस में, आपका नलिकाओं में क्या होता है, फंसे रहता है। मतलब रुधिर और ऑक्सीजन और CO2 जो है वो आपका रक्त और ऊतकों में बीच में फंसा हुआ रहता है। ये क्रम है आपका 3-2-1 का। निम्नलिखित कथन पे आपको क्या करना है, विचार करना है, ठीक है। निम्नलिखित कथन पे विचार करना है और बताना है कि कौन सा आपका कथन क्या है, सही है। पानी थोड़ा पी लेते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन है बहुत लंबा लंबा और बहुत अंदर का भी क्वेश्चन है। तो ये बस हम रिवीजन के तौर पे आपको ये दे रहे हैं कि 500 क्वेश्चन बस आँख के सामने झलका लेना है। अगर 1-2 भी मिल जाएगा तो बहुत है, बाकी जो हम पढ़ रहे हैं वो तो सही है ही, तो पढ़ ही रहे हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। कहना है कि अंतः श्वसन की शुरुआत डायाफ्राम के संकुचन से होता है, सही है। औसतन एक स्वस्थ मनुष्य प्रति मिनट में 12 से 16 बार सांस लेता है, ये भी सही है। श्वसन गतिविधियों में सम्मिलित वायु का आयतन का आकलन स्पाइरोमीटर की सहायता से किया जाता है, ये भी क्या है आपका, सही है। तीनों के तीनों कथन सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। समान निःश्वसन उपरांत वायु की वह मात्रा जो फेफड़ों में शेष रह जाती है क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता कहलाता है, ये आपका गलत है। ये क्रियाशील कहाँ गया, नहीं, ये ठीक है, क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता कहलाती है। सेकेंड नंबर जो आपका कथन है कि वायु का वह आयतन जो बलपूर्वक निःश्वसन के बाद फेफड़ों में शेष रह जाता है, ये निःश्वसन सुरक्षित नहीं बल्कि असुरक्षित आयतन कहलाता है। तो ये आपका क्या है, गलत है। केवल और केवल 1 नंबर क्या है आपका, सही है। कह रहा है कि सर्वाधिक ऑक्सीजन का परिवहन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है, ये सबको पता होना चाहिए। RBC के द्वारा सबसे ज़्यादा परिवहन होता है। नेक्स्ट है कि विकार और लक्षण के ये सब कुछ रोग टाइप के हैं, जैसे ब्रोंकाइटिस है, तो ब्रोंकाइटिस में क्या होता है, श्वसन में सूजन हो जाता है, जलन, लगातार खांसी होने लगता है। पहला आपका क्या है, सही है। पहला क्या है, सही है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है एम्फियोसीमा, इसमें कुपिका भित्ति क्या होता है, क्षतिग्रस्त हो जाती है और गैसों का विनिमय दर क्या होता है, घट जाता है, ठीक है। ये भी आपका क्या है, सही है। और दमा में आपको पता है सांस लेने में कठिनाई होता है। तो तीनों के तीनों हमारा क्या है, आंसर सही है। निम्नलिखित में से किसमें श्वसन की विशिष्टता पाई जाती है, ये ध्यान रखिएगा। तो मेढक में इसलिए पाया जाता है कि मेढक जो है फेफड़ा के साथ में त्वचा में, फेफड़ा प्लस त्वचा दोनों से सांस लेता है, ठीक है। बाकी आपका पक्षी हो गया, स्तनधारी हो गया, सरीसृप हो गया, ये सब कैसे लेता है, फेफड़ा से लेता है, ठीक है। तो मेढक आपका क्या है, स्पेशल है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग जो है वक्ष गुहा में स्थित रहता है, वक्ष गुहा में कौन सा स्थित रहता है, ठीक है। रिब केज बोला जाता है उसको, छाती वाला जो गुहा होता है। तो आप जैसा कि देख रहे होंगे कि छाती के आसपास में कौन कौन रहता है, तो हृदय और फेफड़ा। कौन रहता है, हृदय और फेफड़ा। गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, थोड़ा सा गर्मी पे ध्यान दीजिएगा। अग्नाशय नहीं रहता है, ठीक है। तो 1 और 2 क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। प्लाज्मा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। प्लाज्मा हल्का पीला गाढ़ा द्रव है, सही है। यह रक्त के आयतन का 10% नहीं बल्कि लगभग 55-56% रहता है, गलत है। प्लाज्मा में जल इतना होता है, ठीक है। 1 और 3 आपका सही है और बाकी 2 नंबर जो आपका कथन है वो गलत है। निम्नलिखित कथन पे आपको क्या करना है, विचार। एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स तीनों संगठित पदार्थ मिलकर रक्त का लगभग 80% भाग बनाते हैं। नहीं, 80% कहाँ से, प्लाज्मा जब 55 है तो ये 65 हो, 45 हो गया, गलत है। और इरिथ्रोसाइट RBC अन्य सभी कोशिकाओं की संख्याओं से क्या होता है, और अधिक होता है। हाँ, लाल RBC का संख्या आपका क्या है, सबसे ज़्यादा होता है। लिम्फोसाइट में केवल B प्रकार के
लिम्फोसाइट शरीर के प्रतिरक्षा के लिए उत्तरदायी है? नहीं। 2 प्रकार के लिम्फोसाइट होता है, B+T, और दोनों के दोनों शरीर के क्या है, प्रतिरक्षा के लिए उत्तरदायी होता है। इसमें जो है आपका आंसर बनेगा हेलो 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 हेलो, ठीक है, केवल 2 नहीं दिया है, क्या पूछ रहा है? अच्छा, कौन गलत है पूछ रहा है, इसीलिए कौन सा सही नहीं है, तो 1 और 3 आपका क्या है, गलत है, यही दोनों सही नहीं है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। यहाँ तो सिर्फ हमको युग्मे पर विचार करना है और दूसरा चीज़ पर नहीं विचार होगा। प्रोटीन है और प्रोटीन का उपयोगी है। पहला है ग्लोब्यूलिन, तो ग्लोब्यूलिन आपका शरीर के प्रतिरक्षा में काम आता है। फाइब्रिनोजन रक्त के थक्का बनाने में काम आता है, जबकि एल्ब्यूमिन परासरणी को संतुलन को बनाए रखने में। तो यहाँ पे जो आंसर होगा आपका केवल और केवल 3 सही होगा, बाकी वो दोनों क्या है, गलत है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। ल्यूकोसाइट को हम लोग प्लेटलेट्स नहीं बोलते हैं, लौकता है WBC, इसको WBC बोला जाता है। एरेथ्रोकर लाल BC, ठीक है, मतलब लाल रक्त, और थ्रोम्बोसाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स बोला जाता है। तो ये और ये गलत है, 2 सही है। सही कौन है, केवल और केवल 2। रक्त समूह के बारे में बोल रहा है, कथन पर विचार करिए। 4 गो रक्त समूह होता है जिसमें O सर्वदाता है, ठीक है। प्लाज्मा में प्रतिरक्षी एंटीबॉडी वे प्रोटीन होते हैं जो प्रतिजन यानी एंटीजन के विरुद्ध पैदा होते हैं, ये गलत है। प्लाज्मा में प्रतिरक्षी प्रोटीन वे पदार्थ नहीं, बल्कि प्लाज्मा में एंटीजन वह पदार्थ है जो एंटीबॉडी के विरुद्ध क्या होता है, पैदा होता है, ठीक है। सॉरी, ये भी सही है, ये सही है, ये सही है। रक्त समूह में AB जो है, AB जन में अनुपस्थित नहीं बल्कि क्या रहता है, उपस्थित रहता है। जन मतलब आदमी में AB उपस्थित रहता है, और बॉडी हमारा O आकार के है, बॉडी हमारा O आकार के है, तो इसमें O क्या रहता है, अनुपस्थित रहता है, ठीक है। तो आपका जो है 1 और 2 सही है, और 3 नंबर क्या है हमारा, गलत है। 1 और 2 सही है 151 का, 3 नंबर क्या है आपका, गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है। AB रक्त समूह को हम क्या बोलते हैं, सर्वग्राही बोला जाता है, पहला का पहला हो जाएगा, ठीक है। इओसिनोफिलस, ये क्या है आपका, 1 मिनट, RBC का क्या काम है आपका, परिवहन करना, ठीक है। 1 2 3 4 लगातार ही जा रहा है। प्लेटलेट्स आपका रक्त जमा हो गया, तो 1 का 1 का 3, एक ही है, यही है, डायरेक्ट है सब, ठीक है, डायरेक्ट है। गैस का विनिमय करना है, IBC। परिसंचरण तंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। ऑर्थोपोडा और मोलास्का दोनों में खुला परिसंचरण तंत्र होता है, ठीक है। 2 प्रकार के परिसंचरण तंत्र होते हैं, खुला और बंद, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, पहला सही है, पहला कथन, ऑर्थोपोडा मोलास्का में ओपन रहता है, ठीक। दूसरा, एनालिडा में बंद परिसंचरण तंत्र यानी क्लोज रहता है, कशेरुकी में खुला परिसंचरण तंत्र नहीं, हड्डी वाला में भी कैसा है, बंद। हम लोग वाला है ना, तो हम लोग का परिसंचरण तंत्र कैसा है, बंद है, यही हमारा क्या है, गलत है, और यही आंसर भी हो जाएगा क्योंकि हमसे गलत ही पूछा था। निम्नलिखित में से किसके हृदय में 4 कक्ष होते हैं, ये आपको बताना है। तो आप यह जान लीजिए कि मनुष्य में 4 कक्ष होता है, मगरमच्छ में 4 कक्ष होता है, ठीक है। इसके अलावा आपका पक्षी में 4 कक्ष होता है, मछली में 2 गो होता है, उभयचर में 3 गो होता है, 2 आलिंद और 1 निलय, ठीक है। तो कौन सा हो गया, 2 4 5, 2 4 5 कहाँ है, ये B नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही आपका। मानव शरीर के संबंध में निम्नलिखित में से गति रूप प्रेरक यानी पेस मेकर किसको बोला जाता है, ये बोला जाता है आपको सीरा आलिंद नोड को। आपको पता है आलिंद में दाहिने साइड में रहता है, दाहिने साइड के आलिंद के कॉर्नर पे ये रहता है, ठीक है, सीरा आलिंद नोड इसको बोला जाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पे विचार करना है, ये क्या है। ECG हृदय के हृदय चक्र में क्या करता है आपका, विद्युत क्रियाकलापों को आरेखित करता है, ठीक है। ECG के प्रत्येक चरमोत्कर्ष में P से और T से दर्शाया जाता है, ठीक है। P प्रकार के तरंग होता है, T प्रकार के तरंग होता है, तो ये भी आपका क्या है, सही है। और T जो तरंग है वो नीले के उत्तेजना करता है, वही P तरंग जो है वो आलिंद के उत्तेजना करने वाला है, ठीक है।
तो ये भी आपका सही है। 1 और 2 3 सब के सब क्या है आपका सही है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि निम्नलिखित कथन पे आपको फिर से विचार, कथन तो इतना है कि विचारे करते रहिए, ठीक है। कथन आपके सामने ये है कि अमोनोटोलिक, अमोनिया वाला उत्सर्जन आप देखे होंगे, अमोनोटोलिक में उत्सर्जन वृक्कों द्वारा निस्संदन के पश्चात संपन्न होता है। ये आपका क्या है, ये गलत है, क्योंकि ये वृक्कों द्वारा नहीं, इसका जो उत्सर्जन होता है क्लोम द्वारा होता है। यूरियोटेलिक जो अमोनोटेलिक के पश्चात यूरोटेलिक बनता था, जीवों में उत्सर्जन में वृक्कों के कोई अहम भूमिका नहीं है। नहीं, इस वाले में यूरियोटेलिक में आपका जो है वृक्क है, यानी किडनी का भूमिका है, ये भी आपका क्या है, गलत है। और यूरकोटेलिक जीवों में उत्सर्जन जल के कम मात्रा के साथ गोलिकाओं में पेस्ट के रूप में क्या होता है। तो ये 3 नंबर आपका सही है। बहुत लग रहा होगा किस तरह का क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, जान के इसी तरह का क्वेश्चन किया गया है, सारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। और भगवान भरोसे देखा जाए, मिल गया तो मिल गया, कोई इक्का दुक्का लाइन भी मिल जाएगा, कोई जरूरी नहीं कि कथन निष्कर्ष ही बना के दे, इक्का दुक्का लाइन बना के भी दे सकता है। फास्ट करते हैं थोड़ा सा। मानव उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत किडनी के संबंध में निम्नलिखित के अंदर विचार करिए। किडनी सेम आकृति के हरा भूरा लाल रंग के होता है। वयस्क मनुष्य में प्रत्येक किडनी का भार 1.5 किलो दे रहा है जी, ठीक है, 150 ग्राम होता है। कितना होता है, 150 ग्राम। तो दूसरा गलत है, पहला सही। क्या पूछ रहा है, सही हो जाएगा। किडनी द्वारा औसतन 1100 से लेकर के 1200 मिलीलीटर रक्त का निस्पंदन करता है, जो क्या ये दर्शाता है, तो यह दर्शाता है कि हृदय द्वारा 1 मिनट में निकाले गए 1/5वें भाग के बराबर होता है। 1 मिनट में निकाले गए रक्त का क्या है, 1/5वें भाग के ये बराबर होता है। 159 का क्या हो जाएगा आपका सी सही। अगला क्वेश्चन है आपको मिलाने वाला, ठीक है, मिलान करना है। सूची 1 का मिलान आपको क्या करना है, सूची 2 से करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका अमोनिया का उत्सर्जन किस में होता है, तो अस्थिल मछलियों में होता है। बोमेन संपुट कहाँ रहता है, तो वृक्क के नलिका है। तो 2 के 4, 1 का 2, 2 के 4। यूरिक अम्ल का उत्सर्जन कौन करते हैं, तो ये पक्षी के द्वारा किया जाता है, जबकि सिर्फ यूरिक का उत्सर्जन समुद्री जल। तो ये बढ़िया सा क्वेश्चन है मिलान करने वाला, इसको जरूर रट्टा मार लेना है। हेनले लूप के संबंध में कौन सा कथन क्या है आपका गलत है, ठीक है, कौन सा कथन असत्य है ये आपको बताना है। हेनले लूप नेफ्रॉन के बारे में ये बताते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा आपका बी, क्योंकि हेनले लूप आरोही लिम्ब में जल के अपारगम में नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, पारगम में होता है। क्या होता है, पारगम होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि रक्त फिल्ट्रेशन में निष्पादन में सांद्रित करने के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ये। तो अभी हम लोग हेनले लूप तो पढ़े हैं कि हेनले लूप तो होगा ही होगा। इसके अलावा बसा रेक्टा ये भी है, और संग्रह नालिका, ये तीनों के तीनों क्या है आपका सम्मिलित है, जो रक्त के निस्पंदन यानी फिल्ट्रेट को क्या करता है, सांद्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मूत्र में ग्लूकोज और कीटोन काय के उपस्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा रोग का लक्षण है। मूत्र में अगर ग्लूकोज और कीटोन काय है तो ये कौन सा रोग होगा, तो ये आपका मधुमेह रोग होने वाला है, डायबिटीज रोग होने वाला है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित कथन पे आपको क्या करना है, विचार करना है। एक वयस्क मनुष्य प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर यूरिया का उत्सर्जन, यूरिया का नहीं मूत्र का उत्सर्जन करता है ये 1 से 1.5 लीटर, ठीक है। यूरिया का उत्सर्जन है वो मात्र कितना है आपका 5-10 ग्राम के आसपास ही है, ठीक है। 25 से 30 ग्राम यूरिया उत्सर्जन कितना है, 25 से 30 ग्राम। मूत्र का पीएच वैल्यू लगभग 6 होता है। तो आपका 2 नंबर क्या है सही है, 1 नंबर क्या है आपका गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग जो है उत्सर्जन में क्या होता है, सहायक होता है। आपको पता होना चाहिए उत्सर्जन में फेफड़ा भी है, त्वचा भी है, यकृत भी है और वृक्क यानी किडनी भी है। चारों के चारों उत्सर्जी अंग है, डायरेक्ट लूसेंट में भी दिया है। चलन के संबंध में निम्नलिखित में से कथन पर विचार करिए, ठीक है। चलन के संबंध में, तो चलन के लिए केवल पेशीय तथा कंकाल तंत्र आवश्यक होता है। तो केवल जहाँ लग जाएगा तो वो समझिए कि गलत ही होने वाला है। तो पेशी और कंकाल तंत्र के अलावा तंत्रिका तंत्र, कौन सा तंत्र,
तंत्रिका, तंत्रिका तंत्र भी क्या रहता है, आवश्यक रहता है, ये गलत है। सभी चलन गति, सभी चलन जो है वो गति है, लेकिन सभी गति चलन नहीं है, ये सही है। और जंतुओं के चलन के तरीके प्रायः परिस्थिति के मांग और आवास के क्या रहते हैं, अनुरूप बदलते हैं। 2 और 3 आपका क्या है, सही है, बाकी 1 नंबर जो है आपका गलत है। आगे हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से आरेखित पेशियां हड्डी कौन है। हड्डी 3 प्रकार के होता है, कंकाल, हृदय, अतरंगी, ठीक है। तो इसमें से अरेखीय पेशी, ये दोनों रेखीय पेशी है, अतरंग पेशियां जो है ये आपका अरेखीय है। पेशियों और पेशियों का स्वभाव आपको बताना है। कंकाल पेशियां, कंकाल हड्डी ये हम लोग के इच्छा अनुसार चलता है, ये ऐच्छिक है, इधर से इधर घूमेगा। अंतरंग पेशियां अनैच्छिक है और हृदय के पेशियां भी अनैच्छिक है। तो इसमें से आपका कौन सा मिलान सुमेलित नहीं कर रहा है, तो तीनों के तीनों सुमेलित नहीं कर रहा है। हड्डी के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर आपको विचार करना है। एक वयस्क मनुष्य में हड्डी लगभग 40 से 50% हृदय पेशियां रहता है, ठीक है। हृदय पेशियां रेशा मसल फाइबर पेशी के क्या है, संरचनात्मक इकाई है, ये भी आपका कथन क्या है, सही है। मतलब दोनों के दोनों कथन क्या है आपके, सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से श्वसन का मुख्य कारण क्या है, ये आपको बताना है। सॉरी श्वसन नहीं, थकान का। थकान आपको पता है, लैक्टिक एसिड अगर शरीर में जम जाता है तो क्या होता है आपका, थकान होता है। पेशियों के लाल रंग, माने हड्डी वड्डी कुछ कुछ लाल वाल दिखाई देता है जी, तो लाल रंग निम्नलिखित में से किसकी अधिकता के कारण होती है। तो यहाँ बैठ के हीमोग्लोबिन मत मार दीजिएगा खाली, ठीक है। पेशियों का लाल रंग मायोग्लोबिन के कारण होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन का लाल रंग किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन रक्त के लाल रंग का उत्तरदायी है। मायोग्लोबिन पेशियों के लिए। अस्थि और अस्थि एवं उपस्थि कैसा उत्तक है, तो ये आपका संयोजी उत्तक है। कैसा उत्तक है, संयोजी उत्तक है। खत्म पे ही हैं हम लोग, बस 25-26 और बच गया है, ठीक है। हम लोग पढ़ते हैं मानव कंकाल तंत्र। मानव कंकाल तंत्र के बारे में कथन पे विचार करिए। अक्षीय और अपेंडिकुलर 2 प्रकार के कंकाल तंत्र होता है, एक्सियल और अपेंडिकुलर, जिसमें अक्षीय कंकाल तंत्र की संख्या कितना है, 80 गो है, और 126 को क्या है आपका अपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अक्षीय मतलब मुंह से लेकर रीढ़ उड़ तक पहुंच जाइए, ठीक है, तो ये सही है। पसलियाँ 12 जोड़ी है, फीमर सबसे लंबी हड्डी है। तो 1 और 2 3 क्या है आपका, तीनों के 3 सही है। संधियां और जोड़े के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये आपसे पूछ रहा है। संधियां और जोड़े के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, ये हमसे पूछ रहा है। तो ये कथन जो है आपका बी नंबर कि रेशीय जोड़े सभी प्रकार की गति में सहायक होते हैं, तो नहीं, सभी प्रकार की गति में सहायक नहीं होते हैं। पेशियों और कंकाल तंत्र के विकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा है, मतलब रोग के बारे में अब दिखा रहा है। कह रहा है कि गाउट रोग कहाँ, गाउट रोग में क्या हो जाता है आपका, सूजन हो जाता है, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, एस्ट्रोजन आपका क्या होता है, बढ़ जाता है। और मस्कुलर डिस्ट्रोफी में क्या होता है, तो कंकाल पेशी का अनुक्रमित अपहासन हो जाता है, ठीक है। तो ये तीनों हड्डी से संबंधित ये 3 रोग था, ये तीनों के तीनों क्या है आपका, सही है। आगे मानव तंत्रिका तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथन पे क्या करना है, आपको विचार करना है। मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में सम्मिलित है, सही है। केंद्रीय में कौन आता है, सेंट्रल में मस्तिष्क और मेरुरज्जु आता है। इसके बाद आगे अनुकंपित तंत्रिका तंत्र स्वायत्तता तंत्रिका तंत्र का क्या है, एक भाग है, ये भी सही है। और नेक्स्ट है आपका कि अतरंगी तंत्रिका तंत्र जो है परिधीय तंत्रिका तंत्र का एक भाग है, ये भी क्या है आपका, सही है। तीनों के तीनों आपका क्या है, सही है। तो इधर होगा कहीं, ओ भाई साहब क्वेश्चन का लेवल कहाँ से कहाँ पहुँचने के चक्कर में क्या से क्या हो रहा है। निम्नलिखित में से तंत्रिका तंत्र के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होता है, तो ये होता है आपका न्यूरॉन होता है, क्योंकि किडनी का क्या होता है, नेफ्रॉन, न्यूरॉन्स होता है, ठीक है। ये किसका है, ब्रिक यानी किडनी के लिए है, किडनी के लिए है, ठीक है। निम्नलिखित में से क्या करना है,
निम्नलिखित कथनों पर आपको क्या करना है, विचार करना है। कथन एक है कि न्यूरॉन्स जो है उद्दीपनशील कोशिकाएं होती है, सही है। न्यूरॉन्स की झिल्ली ध्रुवीय अवस्था में रहती है, ये भी आपका क्या सही है। कथन एक सही है, आर सही है, आर एक का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। नेक्स्ट है कि दो तंत्रिका तंत्र, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तंत्रिका तंत्र आवेगों का एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जाना सिनेप्स कहलाता है, ठीक है, गैपिंग सिनेप्स कहलाता है। रासायनिक सिनेप्स का आवेग का संरचना विद्युतीय सिनेप्स के संरचना के तुलना में अधिक तीव्र होता है। आपको पता है विद्युत से तेज हो सकता है, रासायनिक नहीं। विद्युत तेज है रासायनिक से। दूसरा नंबर क्या है आपका, गलत है, ए सही है, सही ही पूछ रहा है। मानव मस्तिष्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। मस्तिष्क, अगला वाला मस्तिष्क में सेरेबेलम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस सब आता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस टेम्परेचर और खाने पीने का नियंत्रण करता है, सही है। पोन्स जो है आपके पीछे वाला मस्तिष्क का हिस्सा है जो रेसेनुमा पथ का होता है। 1 2 3 आपका क्या है, तीनों के तीनों सही है। 180 का क्या हो जाएगा आपका, 1 2 तीनों सही। अंतिम पड़ाव में है 20 क्वेश्चन अब और बस 20 नहीं 94 ही को है, 14 15 को क्वेश्चन होगा। नेत्र के संबंध में कौन सा कथन गलत है ये आपको बताना है। नेत्र की दीवारें 3 परत में बनी होती है, सही है। नेत्र के बाहरी परत घने संयोजी ऊतक की बनी होती है जिसे कोराइड यानी रक्त पटल कहा जाता है। रक्त पटल नहीं कहा जाता है, इसको श्वेत पटल बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद ये मध्य भाग में रक्त पटल होता है, ठीक है। और इसको आपको जो है कोराइड ना कह के क्या कहा जाता है, अस्क्लेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आँख वाला बाहरी हिस्सा को अस्क्लेस। हालांकि हम लोग आज तक पढ़ते आते हैं लूसेंट वगैरह में तो रक्त पटल ही पढ़ते आते हैं, लेकिन ध्यान में रखिएगा बी नंबर आपका जो है वो क्या है आपका, गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मानव नेत्र के संबंध में आपको ये बताना है कि एक्वस चैम्बर क्या होता है। एक्वस चैम्बर क्या है, मानव नेत्र के संबंध में एक्वस चैम्बर क्या है, तो ये है आपका कॉर्निया और लेंस के बीच का स्थान, ठीक है। कॉर्निया और लेंस के बीच का क्या है, स्थान है। कान के संबंध में आपको बताना है कौन सा कथन क्या है। कान के संबंध में अब बताना है, तो कान के संबंध में आपका जो है कान के संबंध में कह रहा है कि बाह्य कर्णपिना या ऑरिकुला या बाह्य श्रवण गुहा का बना होता है तथा पिन्ना वायु की उपस्थिति तरंगों का एकत्र करता है जो ध्वनि उत्पन्न करता है, ठीक है, सही है। मध्य कान 2 अस्थियों का बना होता है, इनकस और स्टेपिज। नहीं, इसमें 3 रहता है, 3 तरह की हड्डी है जिसमें एक मैलियस भी होता है। क्या होता है, मैलियस हड्डी होता है, मैलियस, इनकस और स्टेपिज, सबसे छोटा स्टेपिज। इसके बाद है यूस्टेकियन नाभ, तो ये गलत है गया आपका। यूस्टेकियन नालिका मध्य कर्ण गुहा को फेरिंग्स से जोड़ता है, तो ये आपका क्या है, सही है। तो आपका क्या हो गया सही, 1 और 3 सही है, 2 नंबर आपका गलत है, ये हो जाएगा आंसर। कान के संबंध में कोकिलिया क्या है, कान के संदर्भ में कोकिलिया क्या है, तो ये है आपका लेब्रिथ का घुमावदार भाग। क्या है, लेब्रिथ का। अब नहीं भी पता रहेगा तो थोड़ा सा इंग्लिश हिंदी मिला के देता है ना तो वही हो जाता है, हालांकि इसमें दे रहा है, एग्जाम का पता नहीं देगा कि नहीं। निम्नलिखित में से कान के कौन से संवेदी क्रिया करते हैं। कान, कान आपका सुनता भी है और शरीर का संतुलन भी करता है, ठीक है। ए और डी दोनों है, ए को खाली मत मारिएगा कि कान के काम है खाली सुनना। आखिरी पड़ाव है अंतःस्रावी ग्रंथियों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। अंतःस्रावी ग्रंथियों में नलिका नहीं होता है, सही है। पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, ये भी सही है। 1 और 2 क्या है आपका, सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर आपका क्या है, विचार करना है। न्यूरोहाइपोफाइकसिस या पश्च पीयूष ग्रंथि हाइपोथैलेमस द्वारा उद्दीपित किए जाने के बाद हार्मोन ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसस नामक वैसोप्रेसिन का क्या करता है, संग्रह एवं स्रावित करता है। ये इतना लंबा चौड़ा लिखेगा तो समझ जाइए, समझा के दिए हुए है, सही है। पिनियल ग्रंथि आगे वाला मस्तिष्क के ऊपर वाला भाग में क्या रहता है, स्थित रहता है, ये भी आपका सही है। और पिनियल ग्रंथि से मेलाटोनिन नामक हार्मोन निकलता है जो सोने और जगने में आपको क्या करता है, मदद करवाता है। 1 2 3 तीनों सही है। आइए कौन सा सूची का मिलान, मतलब किस ग्रंथि में कौन कौन हार्मोन पाया जाता है, ये आपको दे दिया है। तो T4 जो है वो थायराइड में पाया जाता है, ठीक है।
पीटीएज है, नाम ही से आएगा, टी से थायराइड तो थायराइड में, पी से पैराथायराइड हो गया। बाकी दो गो है आपका गेनेटोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन, ये आपको कहाँ से मिल जाएगा, तो पीयूष ग्रंथि से मिल जाएगा। एलएच भी पीयूष ग्रंथि से है, ठीक है। जीएन हाइपोथैलेमस जैसा कहीं नाम है, एलएच ल्यूटिनाइजिंग तो हो जाएगा पीयूष ग्रंथि से, ये वाला पीयूष ग्रंथि से होगा। चलिए, तो एगो जो बचेगा वो उसको कहाँ लेके चले जाएंगे, हाइपोथैलेमस। लेकिन गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन भी हम लोग किस में पढ़ते हैं उसमें, लेकिन हो सकता है हाइपोथैलेमस से संबंधित हो। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 4 1 3, ठीक है। 2 4 1 3 आपका बी नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। थायराइड ग्रंथि के बारे के संबंध में निम्नलिखित कथन पे आपको क्या करना है, विचार करना है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही है। थायराइड ग्रंथि क्या करता है, आयोडीन संश्लेषण के लिए आयोडीन की आवश्यकता है। थायराइड हार्मोन आरबीसी के निर्माण के प्रक्रिया में क्या करता है, ये भाग लेता है, सही है। और एक्सोथैलेमीमिया ग्वाइटर थायराइड के मतलब थायराइड ज़्यादा होने की वजह से क्या हो जाता है, एक्सोथैलेमिया ग्वाइटर रोग हो जाता है, ठीक है। तो 1 2 3 तीनों के तीनों सही है। अब अंतिम पड़ाव में आ गए हैं हम लोग, और इतना देर बने रहने के लिए धन्यवाद सभी को, इतना देर बने रह गए आप लोग। थाइमस ग्रंथि के संबंध में आपको क्या करना है, विचार करना है, ठीक है। थाइमस, यह ग्रंथि थायरोक्सिन नामक हार्मोन से स्रावित होता है, तो नहीं। थाइमस जो है आपका, ये आपको थायराइड ग्रंथि से, थायरोक्सिन से नहीं बल्कि किस ग्रंथि से, थायराइड ग्रंथि से, थायराइड ग्रंथि से क्या होता है, निकलता है, सॉरी थायराइड हार्मोन से यह स्रावित होता है। प्रतिरक्षा तंत्र के विकास में भूमिका है। वृद्धियों में क्या करता है, प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को कमजोर होना थाइमोसिस हार्मोन के कमी के कारण होता है, ये भी सही है। मतलब ये भी सही है, गलत कौन है आपका, ये मतलब ए नंबर आंसर सही हो गया कथन क्वेश्चन के अनुसार। आगे है आपका कि गर्भावस्था के समय गर्भ के में विकसित हो रहे बालक के वृद्धि विकृत हो जाती है। क्यों विकृत होती है, ये आपको क्या करना है, बताना है, कौन से हार्मोन के कारण। तो अथायरॉयडाइडता के कारण, अथायरॉयडाइडता के कारण क्या होता है, बालक जो है, बालक के वृद्धि क्या हो जाता है, रुक जाता है गर्भावस्था में, ध्यान रखिएगा। ग्रंथि है, ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। तो अधिवृक्क से क्या निकलता है आपका, एस्ट्रोजन प्रोस्ट्रोजन निकलता है। वृद्धि हार्मोन हम लोग पीयूष ग्रंथि को बोलते हैं, और अग्नाशय से नॉर एपिनेफ्रिन या फिर एड्रिनल ग्रंथि निकलता है, ठीक है। ये वाला आपको एस्ट्रोजन और प्रोस्ट्रोजन जो है ना, ये वृद्धि वाला है, तो ये पीयूष से ये भी निकलता है, ये पीयूष, ये आपका गलत है। अधिवृक्क से ठीक है, नॉर एपिनेफ्रिन या फिर लड़ो हार्मोन भी यहीं से वो निकलता है। तो 1 और 3 हमारा क्या है, सही है। 2 नंबर हमारा गलत है, ठीक है। तो 1 और 3 क्या है आपका, सही है। थोड़ा सा ध्यान से पेशेंस रख के पढ़िएगा तो होगा। हम लोग तो जल्दी जल्दी में करते हैं, इसीलिए क्या हो जाता है, बहुत सारा चीज़ गलत हो जाता है, छूटता है, ठीक है, समय के बस अभाव के कारण। अब बस क्वेश्चन आपको दिखा दें कि क्वेश्चन इस तरह का आप देख लीजिए, ठीक है। लैंगरहंस दीपिका में पाई जाने वाली बिट्टा कोशिका से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो इंसुलिन, ये आपको आसान है। अल्फा कोशिका से क्या निकलता है, ग्लूकागोन। निम्नलिखित कथन पर विचार करें, और ये अंतिम प्रश्न है कि अग्नाशय केवल एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो ये क्या है आपका, गलत है। अग्नाशय अंत और बाहरी क्या है, दोनों है। अग्नाशय में हमारा कौन सा रहता है, लैंगरहंस के दीपिका निर्मित होता है, सही है। और गैस्ट्रिन हार्मोन जठर ग्रंथियों के कार्य करने के लिए HCl और पेप्सिनोजन के क्या करता है, स्रावित करता है, ये भी क्या है आपका, सही है। तो 2 और 3 क्या है आपका, सही है। और इस तरह से हमारा 11th का जो है पूरा के पूरा साइंस क्या होता है, ख़त्म होता है। 11th का क्या होता है, पूरा के पूरा साइंस ख़त्म होता है। कल और परसों 2 दिन में हम लोग 12th का पूरा ख़त्म कर देंगे। और इस तरह से आप क्वेश्चन भी देखिएगा तो लगभग 200 यहाँ हो गया, और 200-250 और बच रहा होगा, हो जाएगा ख़त्म, ठीक है। 200 कैसे हुआ, 120 को कल हो गया, 200 इधर 300 पार हो गया। चलिए, बाकी अगर आप बेस्ट तैयारी चाहते हैं, प्रैक्टिस सेट किसी का चाहते हैं, तो एप्लीकेशन से जुड़िए स्टूडेंट मैजिक क्लब का। SMC आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। बाकी जो पढ़ना भी चाहते हैं ऑफलाइन में तो आइए, भिगना पहाड़ी में भी आ सकते हैं और पुलिस लाइन में भी आ सकते हैं, जिनको जहाँ नज़दीक लगे।
ठीक है। क्लास टाइमिंग शाम के है 5 से 8 और सुबह में भी चलता है 9 से 11। जय हिंद।